देखो न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालने का। क्या आता है? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालने का। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया रहता है नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। ये क्वेश्चन में हमको गिवन होता है। क्या दिया होता है? नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी। ये पहला स्टेप होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है कि हमको निकालना रहता है ग्रॉस डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए अगर नॉमिनल डायमीटर ऑफ जो बोल्ट की वैल्यू है वो है, अगर नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट की वैल्यू 12 से 14 mm के बीच में है तो +1 ऐड कर देते हैं ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए। अगर वैल्यू 16 से 24 mm के बीच में है तो 2 ऐड कर देते हैं। अगर वैल्यू 24 mm से ज़्यादा है तो 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा डायमीटर ऑफ बोल्ट स्मॉल डी। हमको निकालना रहेगा डी नॉट। डी नॉट कैसे निकलेगा? अगर 12 से 14 mm का बोल्ट रहेगा तो हम लोग डी नॉट निकालने के लिए डी में +1 कर देंगे। अगर 16 से 24 रहेगा तो 2 ऐड कर देंगे, और अगर 24 mm से ज़्यादा बोल्ट आता है तो हम लोग 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। हमको पहला स्टेप निकल गया। स्टेप नंबर 2 है कि हमको एरिया ऑफ बोल्ट निकालना है। एरिया ऑफ बोल्ट 2 तरीके का होता है। एक होता है जिसको हम लोग सैंक एरिया बोलते हैं और दूसरा होता है नेट एरिया बोलते हैं। सैंक एरिया को हम लोग लिखते हैं ASB और इसकी वैल्यू होती है π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। जो नेट एरिया होता है उसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, 0.78 से मल्टीप्लाई कर देते हैं π/4 डी स्क्वायर की। तो हमको 2 चीज़ें निकल के आ गई, एक ग्रॉस डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना होता है, दूसरा एरिया ऑफ बोल्ट। तो इसमें पहला होता है सैंक एरिया जिसको ASB बोलते हैं, और तीसरा होता है नेट एरिया जिसको हम लोग ANB बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें हम निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 तरीके की स्ट्रेंथ होती है। एक स्ट्रेंथ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब शियर स्ट्रेंथ, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, जिसके लिए अभी हम वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो सबसे पहला वाला है वो है, 1 मिनट पहुँचने वाले हम लोग। देखिए हमको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 2 तरीके की होती है। एक डिजाइन होती है शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और एक होती है डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होती है उसका फार्मूला होता है BDSB बराबर, ये होता है FUB/√3 गामा MB, थी गामा MB NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB बीटा IJ बीटा LJ बीटा PKJ। इन तीनों की वैल्यू हमेशा कितनी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो हमको बेसिकली निकालना क्या रहता है? FUB/√3 गामा MB इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB, ठीक है। आगे देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि FUB जो होता है वो अगर आपको रखना है 4.6 ग्रेड का बोल्ट है तो FUB की जो वैल्यू होती है वो होती है 400, और अगर 8.6 ग्रेड का है तो ये होती है 800। गामा MB की वैल्यू हमेशा 1.25 होती है, आपको याद होना चाहिए, ये दिया हुआ है 1.25 ही होती है। तो सबसे पहले हमको निकालना रहता है, हाँ अब आपको पता होना चाहिए जॉइंट 2 तरीके का होता है, 2 कैटेगरी होती है, एक सिंगल शियर की और एक डबल शियर की, ठीक है। तो सिंगल शियर का जो केस होता है उसमें लैप जॉइंट आता है और सिंगल कवर बट जॉइंट आता है। क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपका सवाल किस कैटेगरी का है, लैप जॉइंट का है या बट जॉइंट का। बट जॉइंट में भी 2 तरीके का जॉइंट होता है, एक होता है सिंगल कवर बट जॉइंट और एक होता है डबल कवर बट जॉइंट। तीनों तरीके के सवाल के लिए हमको अपने आप से तैयार रहना है। सबसे पहला याद रखना है, अगर लैप जॉइंट है, ठीक है, और सिंगल कवर बट जॉइंट है, दोनों कैटेगरी में अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या था? FUB/√3 गामा MB NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB, यही था शियर स्ट्रेंथ का फार्मूला।
तो NN की वैल्यू 1 होती है और NS की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मतलब NN की वैल्यू 1 हो गई और NS की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 से ASB का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। मतलब अगर ये 0 हो जाएगा तो फार्मूला क्या बचेगा, FUB अपान √3 गामा MB NN इंटू ANB बचेगा। उधर वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। ये कौन से केस में, जब लैप ज्वाइंट होगा और सिंगल कवर बट ज्वाइंट होगा। जब डबल कवर बट ज्वाइंट होगा तो NN की वैल्यू 1 होगी और NS की वैल्यू भी 1 होगी, मतलब दोनों होंगे, NS की वैल्यू को 0 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप फार्मूला देखिए कुछ इस तरीके का हो जाता है। अभी मैंने लिखा कि फार्मूला होता है BDSB बराबर, ठीक है, ये बचता है सिर्फ इतना, बाद वाला 0 हो जाता है तो फार्मूला ये बचता है FUB अपान √3 गामा MB की जगह पे 1.25 रखेंगे। ठीक है, NN 1 है, ठीक है, और ANB की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, इधर वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाता है, इधर वाले में 1 ये होता है NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB, क्योंकि अगर डबल कवर बट ज्वाइंट है तो NN की वैल्यू भी 1 होती है और NS की वैल्यू भी 1 होती है, तो फार्मूला हो जाता है 1 इंटू ANB प्लस 1 इंटू ASB। ठीक है, अब सवाल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। फियरिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला हमने पढ़ लिया। फियरिंग स्ट्रेंथ क्या होता था, FUB अपान √3 गामा MB NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। हमको पता है अगर लैप ज्वाइंट होता है या सिंगल कवर बट ज्वाइंट होता है तो NN की वैल्यू 1 होती है और NS की वैल्यू 0 होती है। अगर डबल कवर बट ज्वाइंट है तो NN बराबर भी 1 होता है और NS बराबर भी 1 होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सारा फार्मूला किसके लिए था, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालने के लिए। अगर बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालेंगे तो ये होता है BDPB बराबर 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FU अपान गामा MB। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमको ये चीज़ का ध्यान देना है कि इन दोनों में निकालने के लिए हमारे पास सब कुछ पता है। 2.5 पता है, D मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। FU हमको पता है 410 होता है। ठीक है, अब हमको निकालना है थिकनेस क्या होगी और KB क्या होती है। तो पहले एक आपको ये निकलना थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है, पहला, और एक निकालना KB। यही दो इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इन दोनों चीज़ों को निकाल लोगे तो आपका ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालना है, थिकनेस ऑफ बोल्ट में प्लेट में देखिए, अगर लैप जॉइंट है तो आपको पता है जो प्लेट की थिकनेस होगी, एक ही थिकनेस होती है प्लेट की थिकनेस, मेन प्लेट की जो कम होती है वही ली जाती है। ठीक है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट को हम T मान लेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही डायमीटर की प्लेट होती है। अगर आपका बट ज्वाइंट है तो बट ज्वाइंट में हमें दो चीज़ पता होती है, एक होता है एक कवर लगी होती है सिंगल कवर बट ज्वाइंट और एक होता है डबल कवर बट ज्वाइंट। ठीक है, तो इसमें भी मेन प्लेट की ही थिकनेस ले ली जाती है, लेकिन इस वाले सवाल में क्योंकि डबल कवर लगी रहती है तो दोनों कवर की थिकनेस को ऐड कर देते हैं। मान लीजिए 8 mm की कवर है और 12 mm की मेन प्लेट है, तो 12 mm की प्लेट तो एक ही होगी, उसको ऊपर की एक 8 mm और नीचे 8 mm की कवर से जब दोनों तरफ कवर लगाया जाएगा तो 8 और 8 कितना हो जाता है 16। तो वहाँ पे आपको कम थिकनेस वाली कवर लेनी है, मतलब आपको 12 mm लेना है, 16 mm नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखो, अगर आपको KB निकालना है, समझते जाओ, आगे आपको समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल करोगे तब। KB निकालने के लिए आपको ये चीज़ निकालना है, इसमें से जो वैल्यू कम होगी वही ली जाती है। कौन सी चीज़, सबसे पहले आप निकालेंगे एज डिस्टेंस अपान 3D0 पहला, दूसरा है P अपान 3D0 माइनस 0.25, तीसरा होता है FUB अपान FU, और चौथा 1। इन चारों में से जो वैल्यू कम आती है वही वैल्यू हमारी KB की ले ली जाती है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो E होता है ये 1.5 से लेके 1.7
और डायमीटर आप जो ग्राफ निकाला था उसके बराबर होता है, ठीक है। उसको 3d0 से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। P/3d0 माइनस 0. P की वैल्यू होती है 2.5 इंटू डी अपान 3d0 माइनस 0.25, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। FUB की वैल्यू आपको पता होती है, अगर 4.6 ग्रेड का है तो 4.6 के लिए 400 होता है और FU की वैल्यू 410 होती है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक वैल्यू कम आ जाती है जिसको हम लोग ले लेते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। तो अब आगे हम लोग एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसमें लिखा है, देखो सवाल ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6, ठीक है। और जॉइंट कौन सा है इन्होंने पहले बता दिया है, लैप जॉइंट है, बट जॉइंट नहीं है। लैप जॉइंट जैसे आएगा आपको क्या मानना है कि इसमें प्लेट एक ही होती है 12 mm थिकनेस की। मतलब लैप जॉइंट में पहले तो M20 में 20 का मतलब क्या है, ये डायमीटर ऑफ बोल्ट है, आपको D मिल गया। ग्रेड दिया गया है 4.6 ग्रेड, और थिकनेस इसमें क्योंकि लैप जॉइंट में एक ही होती है इसलिए स्मॉल t आपको पहले से मिल जाता है 12 mm। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालने के लिए हमको पता है, हमको निकालनी रहती है शियर स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ निकालने का सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा होता है, सबसे पहले हमको निकालना है नॉमिनल डायमीटर जो क्वेश्चन में गिवन होता है। दूसरा स्टेप होता है हम ग्रॉस डायमीटर निकालते हैं। ग्रॉस डायमीटर को हम कैसे निकालते हैं, जो नॉमिनल डायमीटर होती है अगर ये 12 से 14 mm होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं। 16 से 22-24 तक होता है तो 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी डायमीटर 20 mm है, इसीलिए ग्रॉस डायमीटर जो होगी उसमें डायमीटर में हम 2 ऐड कर देंगे, तो 20 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 22 mm हो जाएगा। दूसरा स्टेप खत्म हो गया। तीसरा स्टेप हमको पता है एरिया ऑफ बोल्ट निकालना है, और एरिया ऑफ बोल्ट कितने तरीके का होगा, 2 तरीके का होगा। पहला एरिया होगा जिसको हम लोग सैंक एरिया बोलते हैं, और दूसरा एरिया होगा जिसको हम लोग नेट एरिया बोलते हैं। सैंक एरिया क्या होता है, ASB होता है, जिसकी वैल्यू होती है π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, तो π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ये आ गया 314.15 mm स्क्वायर। नेट एरिया क्या होता है 0.78 इंटू π/4 d स्क्वायर, तो ये भी हमने निकाल लिया। नेट एरिया भी हमारा निकल के आ गया 245 mm स्क्वायर। हमने 2 चीज़ें निकाल ली हैं, एक ग्राफ डायमीटर और एक ANB और एक SB, 3 चीज़ें निकल गई हैं, ठीक है। अब हमको पता है क्योंकि ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6 गिवन है, तो जब 4.6 गिवन रहता है तो हम लोग को पता है FUB की वैल्यू 400 होती है। ये आपको याद रखना कितना होती है, 400, चाहे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आगे वाली वैल्यू रहती है 4 इंटू 100 कर दो, जैसे भी आपको याद करना हो। 4.6 के लिए और 8.4 के लिए ये होती है, 2 ही ग्रेड का बोल्ट होता है, एक 4.6 होता है, 8.4 होता है, 8.4 के लिए 800 होती है, ठीक है। आपको याद रखना है FUB जो होती है वो आ गई 400, FU जो होती है वो अल्टीमेट होती है और इसकी वैल्यू 410 होती है, ये याद रखना है, ठीक है। अब हमको निकालना है 2 स्ट्रेंथ निकालनी है, एक हमारी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ निकालनी है और एक आगे निकालनी है बियरिंग स्ट्रेंथ। पहले शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं। शियर स्ट्रेंथ का फार्मूला हम लोगों ने कई बार पढ़ा, FUB/√3 गामा MB NN इंटू ANB, ठीक है, प्लस NS इंटू ASB। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा इन तीनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 1 1, तो इनका कोई मतलब नहीं है, देखो नीचे लिखा भी है। अब सवाल गामा MB भी हमको पहले से पता था 1.25 होती है। अब ध्यान से देखो, हमने बोला ना कि कौन सा जॉइंट है, ये जॉइंट है आपका लैप जॉइंट। जब लैप जॉइंट होता है तो हमने थोड़ी देर पहले बताया कि NN की वैल्यू 1 होती है और NS की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये फार्मूला होता है FUB/√3 गामा MB, ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला था NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। तो NS की वैल्यू 0 थी तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, NN की वैल्यू 1 थी और ANB हमने निकाला था 245। FUB की वैल्यू 400/√3, गामा MB की वैल्यू 1.25 होती है, 1 इंटू 245, तो यहाँ पे आ गया। क्योंकि ये
न्यूटन में आता है, इसीलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलो न्यूटन में आ जाता है। तो वैल्यू आ गई 55.27 किलो न्यूटन। एक स्ट्रेंथ निकल के आ गई, ठीक है। कौन सी निकल के आ गई? शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और ये वैल्यू आई है 45.27 किलो न्यूटन। आगे देखते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो लिखा ना डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और इसकी वैल्यू है 2.5 kb डी इंटू टी इंटू FU अपान गामा MB। याद रखना है, याद इस चीज़ को रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे पहले जब हम लोग शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसमें FUB यूज होता है, बेयरिंग स्ट्रेंथ में FU यूज होता है। FU की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, कितनी होती है? 410। गामा MB कितना होता है? 1.25। डी क्या होता है? डायमीटर ऑफ बोल्ट, आपको पता है 20 mm। क्योंकि लैप जॉइंट है इसलिए थिकनेस जो रहेगी वही रहेगी। थिकनेस कितनी है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 mm की प्लेट है तो 12 mm है, ठीक है। अब बचा है सिर्फ आपको केबी निकालना। केबी क्या बताया गया था? केबी होता है इतने चीज़ों में मिनिमम। मिनिमम किस में? E/3D0, P/3D0 निकाल के उसमें से 0.25 को माइनस कर दो, FUB/FU और 1। तो हम लोग निकालते हैं केबी। सबसे पहले निकालते हैं E/3D0। ई होता है एज डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ ग्रॉस अपान 3 इंटू ग्राफ डायमीटर। अगर चाहो तो ग्राफ डायमीटर से ग्राफ डायमीटर कैंसिल कर दो, ऊपर बचा 1.3, 1.5 और उसको 3 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.5। एक निकल गया। दूसरा निकालो ये P/3D0, इसमें से 0.25 को माइनस कर दो। P की वैल्यू देखो, A की वैल्यू हमने पता है कितना होती है 1.5 D0 या 1.7 D0, कुछ भी ले सकते हैं। P की वैल्यू कितनी होती है 2.5 D0 अपान 3, नहीं 2.5 D0 नहीं, सिर्फ D होता है, माइनस 0.25। और अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2.5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 20, डायमीटर है ना 20, अपान 3 और क्या नाम है अपान 3, और ये D0 है, D0 की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 0.25। इन दोनों को पहले कैलकुलेटर में सॉल्व करो, उसमें से माइनस 0.25 करो तो 0.5 ही आएगा ये भी, ठीक है। FUB/FU तीसरा है, FUB की वैल्यू 400 है, उसको 410 से डिवाइड करोगे तो 0.975 आएगा, और चौथा आएगा 1। इन चारों में सबसे कम वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 की, तो हमारे हिसाब से KB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? KB आ जाएगा 0.5। अब आपको निकालना है बेयरिंग स्ट्रेंथ वाला फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 2.5 KB D इंटू T इंटू FU अपान गामा MB, ठीक है। तो 2.5 KB की वैल्यू कितनी है? अभी निकाला है 0.5 आ रही है। D डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 mm, थिकनेस 12 mm, क्योंकि एक ही प्लेट है उसमें कम ज़्यादा का कोई मतलब ही नहीं। FU 410 आ रहा है, इसको 1.25 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जितनी वैल्यू आ रही है इसको 10⁻³ करेंगे, क्योंकि इसको न्यूटन से किलो न्यूटन में चेंज करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 98.4 किलो न्यूटन। अब क्योंकि हमको निकालना है इन दोनों में से जो कम वैल्यू होती है वही होती है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो दोनों में जो कम वैल्यू है वो आ गई 45.27 किलो न्यूटन, वही हो जाएगा आपका आंसर।